अस्सलाम वालेकुम। आई एम सत्यान अली, लेक्चरर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट केपीके में ईटा के थ्रू आज पीएसटी का टेस्ट कंडक्ट हुआ। इस टेस्ट में टोटल 100 एमसीक्यूज थे जो कि मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में से थे, इंग्लिश, पेडागोजी, जनरल साइंस, मैथमेटिक्स और किसी हद तक जीके का पोर्शन। अब ये जो टेस्ट है, इस टेस्ट को लेकर बहुत सारे रिव्यूज सुनने को मिल रहे हैं। कुछ कैंडिडेट्स कह रहे हैं ये एक आसान टेस्ट था, कुछ कह रहे हैं मुश्किल। ये आसान और मुश्किल कहने वाले अलग अलग कैंडिडेट्स कौन से हैं? आसान कहने वाले वो हैं जिन्हें सिलेबस का पता था, जिन्हें मुकम्मल रहनुमाई दी गई थी और जिन्होंने तैयारी की थी। और मुश्किल कहने वाले वो हैं जिन्होंने बस एक दूसरे को कहा था कि टेस्ट होने जा रहा है, लेकिन उन्होंने प्रॉपर तैयारी नहीं की, किसी सिस्टम को फॉलो नहीं किया, गाइडेंस नहीं ली, तो उनको ये टेस्ट मुश्किल लगा। अभी मैं ये टेस्ट आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा। 3 हिस्सों में ये टेस्ट डिस्कस होगा। सबसे पहले हम पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। आज 26 अप्रैल है और पीएसटी ईटा का ये टेस्ट कंडक्ट हुआ है। तो जब मैं डिस्कस करूंगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये टेस्ट कितना मुश्किल था, यानी कि जो मुश्किल कह रहे हैं उनको आइडिया हो जाएगा कि ये कितना मुश्किल था। ये टेस्ट उसी सिलेबस में से आया जो हमने गाइड किया कैंडिडेट्स को, जिसके बारे में हमने उन्हें बताया कि इतने पोर्शन में से टेस्ट आना है, फलां चीज फलां बुक से कर लें तो आपका क्लियर हो जाएगा। तो हमारी उम्मीदों के मुताबिक, हमारे तजर्बे के मुताबिक टेस्ट वही आया जो हमने कैंडिडेट्स की रहनुमाई की थी। और खुशी की बात यह है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस भी वही हैं जो हमने अपने टेस्टिंग सेशन में कैंडिडेट्स को कंडक्ट करवाए थे। तो प्रॉपर्ली हम इसकी डिस्कशन का आगाज करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू, ये जनरल साइंस का पोर्शन है। रॉक कैंडी इज एन एग्जांपल ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, अब रॉक कैंडी क्या होती है? यानी कि आप पानी लें या कोई भी सॉल्वेंट लें और उसमें आप कोई शुगर मिला दें, उसको सुपर सैचुरेट करें। सुपर सैचुरेट करने के लिए डेफिनेटली आपको सैचुरेशन लेवल से आगे बढ़ के मजीद गर्म करना पड़ता है, हीट अप करना पड़ता है। तो सुपर सैचुरेशन के लेवल पे ले गए। अब जब उसको ठंडा करेंगे तो रॉक कैंडी जो है वो कौन से सॉल्यूशन की फॉर्म लेगी? ये हमारे पास है क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्योंकि ये कैंडी है ये सॉलिड फॉर्म में आ जाएगी, क्रिस्टल की फॉर्म में आ जाएगी। तो ये क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की। वो जो चीनी आपने ज्यादा गर्म करके उसके अंदर हल कर दी थी, डिसॉल्व कर दी थी, अब वो एक कैंडी की शक्ल में क्रिस्टलाइज्ड हो गई है। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन है जो जनरल साइंस के पोर्शन से है और सॉल्यूशंस के टॉपिक में से है। सेकंड क्वेश्चन, ये जरा केमिकल से रेलेवेंट क्वेश्चन है। A silver object gets a black coating over time when they are exposed to air। अच्छा, अब जो हमारे पास सिल्वर है इसको आप Ag से शो करते हैं। तो सिल्वर का जो कलर होता है इसे हम सिल्वर कलर ही कहते हैं, व्हाइट के करीब जा पड़ता है ये कलर। तो ये ब्लैक कोटिंग हासिल कर लेता है अगर एयर में रहे। तो एयर में ऐसी कौन सी चीज है जो इसको ब्लैक कोटिंग दे सकती है? वो चीज है हाइड्रोजन सल्फाइड। क्योंकि जब हाइड्रोजन सल्फाइड अवेलेबल होती है सिल्वर को तो ये एक सॉलिड बनाती है, दैट इज नॉन एज सिल्वर सल्फाइड। ये सिल्वर सल्फाइड है जिसका कलर ब्लैक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, innate immunity has 2 components, first line of defense and second line of defense। चलिए ठीक है, छोटे बच्चों के लेवल पर ये 2 लाइन्स ऑफ डिफेंस बताना काफी है। Which one of the following is not second line of defense? अब फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस आपकी बॉडी के अंदर वो तरीकेकार होता है जहां पर जरासीमों को पहली ही लिमिट पे रोक दिया जाता है। जिस तरह आपकी स्किन है, ये आपकी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, या मुंह में मौजूद सलाइवा या आंखों से बहते हुए आंसू, ये सारे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हैं। तो इसी तरह म्यूकस जो नाक में होता है या आपके गले में हो सकता है, ये भी आपकी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। तो इनमें से केमिकल्स, फेगोसिटिक सेल्स और फीवर, ये 3 चीजें हैं सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि इनेट इम्यूनिटी में 2 लाइन ऑफ डिफेंस होती हैं, इनमें से कौन सी सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में नहीं आती? तो म्यूकस नहीं आती सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में, क्योंकि म्यूकस का ताल्लुक होता है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस से। तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल बेसिक सा साइंस के पोर्शन से है। मैथमेटिक्स आ जाती है। 79 लेस देन 6 टाइम्स अ नंबर इज इक्वल टू द नंबर। अब ये आपके पास एक स्टेटमेंट है, आपने इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखना है। तो आप इसे कैसे लिखेंगे, आप इसकी स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे? तो ये है 79 लेस देन 6 टाइम्स अ नंबर। हमारे पास कोई नंबर है, फॉर एग्जाम्पल वो नंबर x है, तो 6 टाइम्स अ नंबर में से अगर हम 79 को कम कर दें, क्योंकि वो कह रहे हैं 79 लेस देन 6 टाइम्स अ नंबर, तो 6 टाइम्स अ नंबर में से हम 79 को कम कर दें, इट इज इक्वल टू द नंबर, ये उस नंबर के बराबर है।
तो हमारे पास ये इसका आंसर बन जाता है 6x माइनस 79 इज इक्वल टू x। तो ये वाला बिल्कुल बेसिक लेवल की मैथमेटिक्स है, 7-8 क्लास में यही है। द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ अ क्यूब इज 4 मीटर, द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब विल बी। अच्छा, अब क्यूब के बारे में अगर आप लोग समझें तो ये एक 3D डायग्राम है जिसकी सारी की सारी साइड्स बराबर होती हैं। तो आप समझ लें कि एक ऐसा कमरा है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और हाइट सब कुछ बराबर है, तो उसको आप क्यूब कहेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह की कोई भी आपके पास शेप है। अब इसकी हर साइड की जो लेंथ है वो 4 मीटर है, यानी कि ये अगर 4 मीटर है तो ये भी 4 मीटर है और ये वाली चीज भी 4 मीटर है, लेंथ भी, विड्थ भी और हाइट भी। तो आपने सरफेस एरिया बताना है। अच्छा, सरफेस एरिया हम इसकी एक साइड का मालूम कर लेते हैं, और क्यूब की होती है 6 साइडें, दाएं, बाएं, आगे, पीछे, ऊपर और नीचे। अगर अब इसकी एक साइड का सरफेस एरिया मालूम कर लें, उसको 6 से मल्टीप्लाई करने पर आपके पास इसका ओवरऑल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब के लिए आपको इसकी एक लेंथ को दूसरी लेंथ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप कह देंगे लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। तो इसकी जो लेंथ है वो 4 मीटर है, तो 4 मल्टीप्लाई 4 यानी कि 16 मीटर स्क्वायर इसका सरफेस एरिया है एक साइड का। तो चूंकि 6 साइडें हैं तो 6 के लिए हम 16 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 96 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्यूब का ओवरऑल सरफेस एरिया बन जाता है। तो ये भी बेसिक ज्योमेट्री है 7 और 8 क्लास की। एवरेज वेट ऑफ 4 बॉयज इज 24 kg। 4 लड़कों का एवरेज वेट है 24 kg, यानी कि टोटल जो वेट है 4 लड़कों का वो होगा 24 मल्टीप्लाई 4, क्योंकि 24 तो एवरेज है ना, तो 96 kg इनका वेट है 4 लड़कों का। इफ द वेट ऑफ another boy is also included, their average weight becomes 24.6, यानी कि आपके पास जो टोटल वेट है 5 लड़कों का, क्योंकि अब आप एक लड़का उसमें और ऐड कर रहे हैं, तो 5 लड़कों का जो आपके पास एवरेज वेट बनेगा वो बनेगा 24.6 मल्टीप्लाई 5। अब 24.6 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 24 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर 120.6 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर 3 आएगा, तो ये 123 kg। अब आपने वेट फाइंड करना है 5वें लड़के का। तो 5वें लड़के का वेट क्या है, 123 kg में से पहले वाले 4 लड़कों का वेट निकाल दो तो 5वें लड़के का वेट आपके पास आ जाएगा। तो 123 में से जब आप 96 kg माइनस करेंगे तो आपका आंसर आना चाहिए 27 kg। सो दिस इज द राइट आंसर। तो ये भी हमारी बेसिक मैथमेटिक्स है। आई थिंक ये 6, 7, 8 में से ही ये वाले क्वेश्चंस आते हैं। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर हुज हाइट इज 12.4 सेंटीमीटर। अच्छा, हाइट है हमारे पास 12.4 सेंटीमीटर और रेडियस है 2.1 सेंटीमीटर। तो हमने इसका सरफेस एरिया मालूम करना है। तो सरफेस एरिया जो अगर हमने सिलेंडर का मालूम करना हो तो उसका हमारे पास फार्मूला है 2 पाई r इंटू h प्लस r। आप इस तरीके से फार्मूला लिखते हैं। अब इसके अंदर आप वैल्यूज पुट कर दें, 2 मल्टीप्लाई 3.14, रेडियस है 2.1 और अंदर आपने जमा करना है हाइट और रेडियस को, यानी कि 12.4 प्लस 2.1। तो आप इसे करते जाएं, 2 को 3.14 से कर दें 6.28 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 2.1 आ जाएगा और अंदर आपके पास आ रहा है 12.4 प्लस 2.1। आप अगर इन्हें जमा कर दें तो ये 14.5 आ जाएगा। अब आपने सिंपल मल्टीप्लीकेशन करनी है कि 14.5 को 2.1 से मल्टीप्लाई करें और उसको आप मल्टीप्लाई कर दें 6.28 से, तो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा 191.226 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर करते हुए ये भी ख्याल रखना चाहिए, समटाइम्स एटा वाले आप लोगों के साथ थोड़ी ट्रिक यूज कर सकते हैं कि वैल्यूज में सेंटीमीटर दे दें, यहां पर मीटर स्क्वायर दे दें। तो इस बात का भी ख्याल रखना होता है। अगर ऊपर सेंटीमीटर है तो यहां भी सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ऊपर मीटर है तो यहां भी मीटर स्क्वायर होगा। नेक्स्ट अलजेब्रा का एक और क्वेश्चन है, सिंपल डिवीजन का क्वेश्चन आ गया कि इस वैल्यू को इससे डिवाइड कर दें। तो सिंपली हम इन्हें डिवाइड करके देख लेते हैं। यह है 2x का क्यूब माइनस 5x स्क्वायर y प्लस 5xy का स्क्वायर माइनस 3y का क्यूब। ये हमारे पास पहली वैल्यू आ गई। इसको हमने डिवाइड करना है इससे 2x माइनस 3y से। तो सबसे पहले हमने डेफिनेटली इसको डिवाइड करना है, पहली को।
तो हम 2x को अगर x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है 2x क्यूब। ठीक है, हमने इसके अकॉर्डिंग कर लिया। ये माइनस प्लस माइनस और 3y को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 3x स्क्वायर y। अब जिस तरह डिवीजन का रूल होता है कि आपने जो अलामतें हैं वो तब्दील कर देनी है, सिंबल चेंज कर देने हैं, तो आपके पास ये वाला जो है ये इस तरह कैंसिल हो गया, कट हो गया। ये आपके पास बाकी बचा -2x स्क्वायर y प्लस 5xy का स्क्वायर माइनस 3y का क्यूब। अब आपने 2x को किसी ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है कि आपके पास ये आ जाए, तो सबसे पहले तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि माइनस आ जाए, फिर 2 तो ऑलरेडी मौजूद है, x को x से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, और अगर हम इसको y से भी मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2x स्क्वायर y हो जाएगा, यानी कि ये कंप्लीटली सॉल्व हो रहा है। तो हम नेक्स्ट इसको इसे करते हैं, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 1s are 3, y को xy से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा xy का स्क्वायर। अब आप इसकी अलामतें बदल दें, जहां पे प्लस आ जाएगा यहां पे माइनस आ जाएगा, तो ये आपके पास हो गया इस तरह कैंसिल, और ये 5 में से 3 को अगर आप माइनस करें तो ये हो जाएगा 2xy का स्क्वायर माइनस 3y का क्यूब। अब 2x को आप मल्टीप्लाई अगर करें प्लस के साइन से करेंगे तो प्लस वाली जहां पे वैल्यू आएगी, 2 ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, x ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, अगर हम y स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 2xy का स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस होगा, 3y को y स्क्वायर से करेंगे 3y का क्यूब। ये हमारे पास कंप्लीटली सॉल्व हो गया और रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा, और हमारे पास हमारा क्वेश्चन, हमारा आंसर क्या आया है, हमारा आंसर आया है x स्क्वायर माइनस xy प्लस y का स्क्वायर। तो देखें बिल्कुल सिंपल सी डिवीजन का क्वेश्चन था। ये आपको सिर्फ एक सूरत में मुश्किल लग सकता है अगर आपने ये करके नहीं देखा। नेक्स्ट हमारे पास एक्सपोनेंट्स का एक क्वेश्चन आ गया, -4a स्क्वायर, और उसकी नेक्स्ट फिर हमारे पास पावर है 3। जब पावर की पावर हो तो फिर हमने क्या करना होता है, दोनों पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। तो एक्चुअली ये आपके पास एक तो -4 का क्यूब है, तो -4 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई -4 है, और a के स्क्वायर का आपने क्यूब जब लेना है तो ये हो जाएगा a2 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि पावर की पावर एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होती है। तो ये आपके पास बन जाएगा माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस का साइन आएगा। वैसे भी एक सिंपल सा रूल है कि अगर आप मुख्तलिफ एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई कर रहे हो और वो तादाद में ताक हैं, तो माइनस वालों को मल्टीप्लाई करने पर यहां पे माइनस ही वैल्यू आएगी। 4 को 4 से 3 दफा मल्टीप्लाई करने पर 64 आ जाएगा, और a की पावर आ जाएगी 6। सो आवर राइट आंसर इज -64 a raised to power 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेवंथ टर्म ऑफ द सीक्वेंस हैविंग a n 3n + 5। अच्छा, ये हमने रूल पढ़ा था कि अगर हमारे पास इस तरह एक्सप्रेशन बना बनाया आ जाए तो बस हमने n की वैल्यू पुट करनी होती है। तो यहां पर जब आप n की वैल्यू पुट करेंगे आपने सेवंथ टर्म फाइंड आउट करनी है, तो 3 × 7 + 5, तो आपका आंसर आ जाएगा 21 + 5 एंड दैट विल बी इक्वल टू 26। सो 26 इज आवर राइट आंसर। ये तो हमने बार बार प्रैक्टिस की थी, 6 की बुक में से भी, 7 की बुक में से भी, और 8 क्लास की बुक में से भी। A shopkeeper bought a book for 560 rupees and sold it at 600 rupees. Find his profit percentage. प्रॉफिट तब होता है जब आपकी सेलिंग प्राइस आपकी कॉस्ट प्राइस से ज्यादा हो। तो प्रॉफिट का फार्मूला आपके पास आ गया, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस 600 है, कॉस्ट आई थी 560 रुपए, तो आपका मुनाफा हो गया 40 रुपए। अब आपने इसको परसेंटेज में फाइंड आउट करना है, तो अगर आप प्रॉफिट को परसेंटेज में फाइंड आउट करना चाहते हैं, दैट विल बी इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस आपकी है 560, और आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है 100, यानी कि फार्मूला है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। जब आप ये करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा आपका, 0 को 0 से कैंसिल कर दें, ये एक्चुअली 400 डिवाइडेड बाय 56 है, और मजीद अगर आप इसे डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 14, या फिर ये आप इसे मजीद कर लें तो 50 डिवाइडेड बाय 7। अब 50 को 7 से डिवाइड कर लें तो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा 7.14%। यानी कि ये तो सिंपल डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन है, ये तो आप करना जानते ही होंगे। नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन सिमल्टेनियस इक्वेशंस।
यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, दोनों लीनियर इक्वेशंस हैं, किसी के एक्सपोनेंट एक से ज्यादा नहीं है। तो हमने इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 7x माइनस 4y इज इक्वल टू 10, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 65। बहुत सारे तरीके हैं। एक सब्स्टिट्यूशन मेथड था जिसमें हम वैल्यू लेकर पुट करते थे, एक में हम इक्वेशंस को बराबर करके देखते थे किसी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को। तो हम जो मर्जी तरीका अपना लें। हम यहां पर क्या करते हैं कि इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये जो y हैं इसके कोएफिशिएंट्स बराबर हो जाएंगे। यानी कि इसको अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करो ये हो जाएगा 21x माइनस 12y इज इक्वल टू 30। इसको आप 4 से मल्टीप्लाई करके देख लो तो ये हो जाएगा 8x प्लस 12y और 65 को जब आप 4 से करेंगे तो ये हो जाएगा 260। अब आप इनको जमा कर लें, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 21 और 8 मिलके हो जाएंगे 29x और 260 और 30 मिलके हो जाएंगे 290। अब आपने जो 29 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर लाके कर देना है डिवाइड। तो 290 डिवाइडेड बाय 29 इज इक्वल टू 10। सो 10 इज आवर राइट आंसर। तो देखिए कितना आसान तरीका है x की वैल्यू फाइंड आउट करने का। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। He decided one day, इंग्लिश वाला पोर्शन आ गया। He decided one day that dash things had to change। अब हमने यहां पर देखना कौन सा आर्टिकल लगता है। उसने एक दिन फैसला किया कि चीजें तब्दील होंगी। कौन सी चीजें? कुछ खास चीजों की बात की जा रही है, स्पेसिफाई किया जा रहा है। तो यहां पर दी आएगा He decided one day that the things had to change, कि चीजें चेंज होंगी। तो वो चीजें मेंशन नहीं की गई कौन सी हैं, तो यहां पे स्पेसिफाइड है। हमारा यहां पे आंसर बन रहा है दी, जहां पे से दा भी पढ़ सकते हैं। He decided one day that the things had to change। Choose the adverb of manner in the following। एडवर्ब हमारे पास एक ऐसा वर्ड होता है जो वर्ब को, एक्शन को फर्दर एक्सप्लेन करता है, उसके मीनिंग्स में इजाफा करता है। तो यहां पर किस तरह का इनमें से एडवर्ब ऑफ मैनर कौन सा है? एडवर्ब ऑफ मैनर वो होता है जो बताता है कि काम कैसे हो रहा है, हाउ। तो यहां पे हमारे पास एडवर्ब ऑफ मैनर है क्विकली, कि कोई भी काम, कोई भी वर्ब क्विकली हो रहा है, तेजी से हो रहा है। नेक्स्ट है द फ्रॉग हर्ट इटसेल्फ व्हाइल प्लेइंग। यहां पे अंडरलाइन किया गया है इटसेल्फ को। तो इटसेल्फ यहां पर प्रोनाउन की कौन सी टाइप है? ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। जिस तरह माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्स, इटसेल्फ, इन्हें हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहते हैं। और ये सर चांदकील ने सेशन में आप लोगों को पूरी डिटेल से समझाए थे। शी गेव मी अ बुक, चेंज द वॉइस। हमने वॉइस चेंज करनी है, इसकी एक्टिव वॉइस सेंटेंस से पैसिव वॉइस में ले जाना है। तो होगा क्या है कि जो आपका सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट की जगह चला जाएगा, ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा। तो ये हो जाएगा अ बुक। अब चूंकि पैसिव वॉइस में आपके पास थर्ड फॉर्म ऑफ सेंटेंस आती है और ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो आप लगाएंगे वाज। अ बुक वाज गिवन टू मी बाय हर। तो ये आपने शी को जब इधर लाना है ये हर हो जाएगा। अ बुक वाज गिवन टू मी बाय हर। तो ये हमारे पास हमारा राइट आंसर है। He said I am feeling tired, change the narration। ये आपके पास डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस है, आपने इसको इनडायरेक्ट में लेकर जाना है। He said, अब वो इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम कोई आस्क्ड वगैरह नहीं करेंगे, हम बस he said ही कर देंगे that। अब ये जो I है ये आपके पास फर्स्ट पर्सन है, ये इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। He said that he, एम जो है ये पास्ट में चला जाएगा क्योंकि जो आपके पास शुरू में सेड लगा है वो अंदर के सेंटेंस को चेंज कर देगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस है अंदर, ये पास्ट कंटिन्यूस बन जाएगा। ही सेड दैट ही वाज फीलिंग टायर्ड। ठीक है, तो ये आपका इस पॉइंट ऑफ व्यू से करेक्ट हो गया। तो ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। Benjamin Bloom developed a framework that categorizes educational goals into distinct area. This classification is based on, जो Bloom taxonomy है वो किस चीज पर बेस करती है? वो बेस करती है hierarchical level of learning objective। कुछ चीजों को सीखकर उनको अंडरस्टैंड करना, फिर उनको अप्लाई करना, रीजनिंग, थॉट, इवैल्यूएशन, सारी चीजें जो है ये hierarchical levels of learning objective में काउंट होंगी। In which model is the teaching process divided into 4 components, each corresponding to a major sequence of events
इन इंस्ट्रक्शनल प्रोसेसेस। तो ये हमारे पास गैगने मॉडल है। इस मॉडल में 9 इवेंट्स हैं और 4 कंपोनेंट्स हैं जो इन 9 इवेंट्स को फर्दर एक्सप्लेन करते हैं या इलेबोरेट करते हैं। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ टेस्टिंग इज ऑनगोइंग थ्रू आउट द लर्निंग प्रोसेस allowing teachers to assess both the effectiveness of their teaching and students ability। पूरा साल जो टेस्ट चलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, जो एक टीचर को बताते हैं कि वो कितना अच्छा पढ़ा रहा है और स्टूडेंट कितना अच्छा पढ़ रहा है। तो जो पूरा साल टेस्टिंग सिस्टम चलता है उसको हम कहते हैं फॉर्मेटिव टेस्टिंग, यानी कि फॉर्मल टेस्टिंग आप कह सकते हैं। जो आपके साल के एंड पर पेपर हो रहे होते हैं उन्हें समेटिव टेस्टिंग कहते हैं, जिनकी बेस पर आपका रिजल्ट बनता है। Which form of reflective reasoning involves analyzing learning material into simpler elements using various intellectual skills to form the clear, logical and coherent judgments about a specific context। तो इस तरह की रीजनिंग को हम कहते हैं एनालिटिकल रीजनिंग, जिसमें सारी चीजें बेस कर रही हो, चीजों को एनालाइज करने पर, लर्निंग मटेरियल को एनालाइज करके उसको सिंपलर एलिमेंट्स में चेंज करने पर। तो इसे हम एनालिटिकल रीजनिंग कहते हैं। From which 2 Greek words is the term philosophy derived? तो फिलोसफी में 2 वर्ड हैं, फिलोस है लाइक फिलिया, जिस तरह फिलिया पढ़ते हैं फोबिया पढ़ते हैं, तो इसी तरह फिलोस वर्ड है, और सोफी जो वर्ड है ये सोफिया वर्ड से है। तो फिलोस फिलिया इन सब का ताल्लुक होता है चीजों को लाइक करने से, चीजों को लव करने से, पसंद करने से। और जो सोफिया है इसका ताल्लुक है विजडम से, थॉट से। तो हमारे पास जो है फ्रॉम विच 2 ग्रीक वर्ड्स इज द टर्म फिलॉसफी डिराइव्ड, तो ये हमारे राइट आंसर होगा लव एंड विजडम। नेक्स्ट है द फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट दैट asserts थिंग्स कैन बी अंडरस्टूड एज दे ट्रूली आर। कौन सा फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट कहता है कि चीजें जैसी हैं वैसे आसानी से समझी जा सकती हैं? तो इसको कहते हैं रियलिटी बेस्ड थिंकिंग, यानी कि रियलिज्म। ये पेडागोजी से रेलेवेंट पोर्शन है। What processes involves thinking about learning material by linking it to existing information or ideas in the learner's mind। कौन सा प्रोसेस है जो नए नॉलेज को पहले वाले नॉलेज में इंटीग्रेट करता है और उसके जरिए सीखने के प्रोसेस को एक्सप्लेन करता है? दैट इज नॉन एज इलेबोरेशन, यानी कि पहले से कॉन्सेप्ट है, नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, उसमें मजीद इंफॉर्मेशन ऐड करके नई चीजें सीखना। फिर मैथमेटिक्स आ गई। द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 3 इज, तो 1 डिवाइडेड बाय 3 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए हमें इसे किसी ऐसे के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि ऊपर और सेम, नीचे डिनोमिनेटर को और न्यूमरेटर को हम सेम चीज से मल्टीप्लाई करें। तो अगर हम न्यूमरेटर को 3 से मल्टीप्लाई करें और डिनोमिनेटर को भी 3 से, तो ये हमारे पास बनता है 3 डिवाइडेड बाय 9। ये तो हमारे पास किसी सूरत भी नहीं बनता क्योंकि आपने न्यूमरेटर चेंज कर दिया है, डिनोमिनेटर चेंज नहीं किया, तो ये गलत हो गया। ये आपका राइट आंसर मैंने आपको बताया। अगर 1 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 4 आ जाएगा, लेकिन 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 12 होना चाहिए था। फिर ये 5 डिवाइडेड बाय 12 है, 3 को तो 4 से कर दिया, 1 को 5 से कर दिया, तो ये गलत है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। नेक्स्ट हमारे पास टाइम कन्वर्जन है। 102 मीटर पर सेकंड को हमने कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में। तो अगर आप मीटर को कन्वर्ट करने जा रहे हो किलोमीटर में, तो आपको मीटर को डिवाइड करना है 1000 से, तो ये किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। नीचे आपके पास है सेकंड। अगर आप सेकंड को कन्वर्ट करने जा रहे हो आर में, तो पहले सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे और फिर आर से में कन्वर्ट करने के लिए फर्दर 60 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 60 सेकंड होते हैं 1 मिनट में और 1 आवर में फिर फर्दर 60 आपके पास मिनट्स होते हैं। तो ये आपकी इक्वेशन बन जाती है 1 डिवाइडेड बाय 3600। अब आप क्या करेंगे, आप 102 डिवाइडेड बाय 1 है, इसको आप इन्वर्स कर देंगे तो ये मल्टीप्लीकेशन का साइन आ जाएगा, 3600 ऊपर चला जाएगा, 1000 नीचे आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, जब इसको इससे डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 102 मल्टीप्लाई 3.6। तो 102 को जब आप 3.6 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आपका आंसर आ जाएगा 367.2 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपका आंसर है। ये टाइम कन्वर्जन वाला क्वेश्चन आ गया। फिर नेक्स्ट
द प्राइस ऑफ 5 कैंडीज एंड 3 चॉकलेट्स इज 85। तो इसके लिए आपने लीनियर इक्वेशन बनानी है। तो लीनियर इक्वेशन अलजेब्रा का आसान तरीन पोर्शन है। आप किसी और इक्वेशन बनानी है 2 वेरिएबल्स में, ठीक है। आप किसी एक चीज को एक वेरिएबल का नाम दे दें, दूसरी को दूसरे वेरिएबल का नाम दे दें। तो ये हो जाएगा 5x यानी कि 5 कैंडीज हैं प्लस 3y यानी कि 3 चॉकलेट्स हैं और ये इक्वल है 85 के। सो दैट इज आवर राइट आंसर। 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 85। If the perimeter of a rectangle is 34 centimeter and we increase its length by 2.5 centimeter, then there will be the difference of dash centimeter in its perimeter। अब आपके पास जो रेक्टेंगल है ऐसी शेप होती है जिसकी लेंथ और विड्थ सेम नहीं होती। तो इसका पेरीमीटर निकालने के लिए हम इसकी 2 लेंथ्स लेते हैं और 2 विड्थ्स लेते हैं। तो 2 लेंथ्स हैं प्लस 2 विड्थ्स हैं आपके पास। तो विड्थ तो वैसी की वैसी है, उसको फर्क नहीं पड़ा। जो लेंथ्स हैं ये आपने पहले वाली लेंथ में 2.5 सेंटीमीटर ऐड करना है और विड्थ आपकी वैसी की वैसी है। तो एक्चुअली 2 मल्टीप्लाई 2.5 आपने पहले वाली लेंथ में 5 सेंटीमीटर ऐड करना है। तो ये आपका जो पहले वाला पेरीमीटर है और न्यू पेरीमीटर है वो उसमें फर्क क्या है, पहले थी 2 लेंथ्स 2 विड्थ्स, अब भी वही है, लेकिन अब साथ 2.5 सेंटीमीटर 2 दफा ऐड हो गया है। तो आपका राइट आंसर होगा 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी ट्राइंगल इज। तो किसी भी ट्राइंगल के जो एक्सटीरियर एंगल्स होंगे, किसी भी शेप के, किसी भी पॉलीगॉन के जो एक्सटीरियर एंगल्स का सम है वो है 360 डिग्री। तो ट्राइंगल की 3 साइड्स हैं, तो हम कोई एक एक्सटीरियर एंगल ढूंढना चाह रहे हैं, एन एक्सटीरियर एंगल, तो हम 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि फार्मूला है 360 डिग्री डिवाइडेड बाय साइड्स ऑफ पॉलीगॉन। एन का मतलब होता है साइड्स ऑफ पॉलीगॉन। तो ट्राइंगल में 3 साइड्स हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 120 डिग्री। तो ये वाला पोर्शन भी हमने कवर किया था। नेक्स्ट है इफ द फेयर किराए को कहते हैं। इफ द फेयर फॉर 34 किलोमीटर इज 1190, व्हाट विल बी द फेयर फॉर 48 किलोमीटर। तो ये यूनिटरी मेथड के जरिए आप कर लें कि फेयर फॉर 34 किलोमीटर इज इक्वल टू 1190। नेक्स्ट है फेयर फॉर 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर निकालने के लिए हम पहले वाले किराए को टोटल किलोमीटर से डिवाइड कर देंगे। और फेयर फॉर 48 किलोमीटर, अगर आपने 48 किलोमीटर का निकालना है तो पहले वाले जो आपने निकाला है 1 किलोमीटर के लिए, ये 1 किलोमीटर का है, इसको मल्टीप्लाई अब आपने कर देना 48 किलोमीटर से। तो जब आप इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि इसको सॉल्व करने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और फिर 34 से आपने इसको डिवाइड कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग अ क्यूबाइड कंटेनर ऑफ लेंथ 4 मीटर, विड्थ 3.5 मीटर और हाइट जो है वो 6 मीटर है। तो रेट है 43.78 पर स्क्वायर मीटर। तो कितना खर्चा आएगा क्यूबाइड कंटेनर को पेंट करने पर। अब क्यूब में और क्यूबाइड शेप में थोड़ा सा फर्क होता है और वो फर्क ये है कि जो क्यूब शेप होती है उसकी सारी साइड्स बराबर होती हैं जबकि क्यूबाइड की सारी साइड्स बराबर नहीं होती। तो अब आपके पास एक कंटेनर है जिसकी सारी साइड्स बराबर नहीं है। तो सारी साइड बराबर ना भी हो तो आमने सामने वाली बराबर होती हैं, यानी कि दाएं बाएं वाली बराबर होगी, आगे और पीछे वाली बराबर होगी और नीचे और ऊपर वाली बराबर होगी। तो इसका जो सबसे पहले आपने सरफेस एरिया निकालना है। तो इसका सरफेस एरिया कैसे निकलेगा। इसका सरफेस एरिया निकालने के लिए क्यूबाइड का हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा कि हमें डबल लेनी पड़ेगी सारी चीजें। एक दो हम लेंथ विड्थ ले लेंगे और साथ हम जमा कर लेंगे विड्थ हाइट को और उसको हम मल्टीप्लाई जमा कर देंगे हाइट और लेंथ। यानी कि हमने 2 दफा डाटा लेना है लेंथ विड्थ के हिसाब से, लेंथ विड्थ को आपस में मल्टीप्लाई करके, और 2 दफा डाटा लेना है विड्थ और हाइट को और 2 दफा हाइट और लेंथ को मल्टीप्लाई करके। जब आप इसके मुताबिक सरफेस एरिया निकाल देंगे तो आपके पास आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया को आपने इससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो वीडियो को मद्देनजर रखते हुए मैं अब यहां पर आप लोगों के लिए कैलकुलेटर से सारी कैलकुलेशंस नहीं करने जा रहा, सिंपल मल्टीप्लीकेशन है। उम्मीद है कि इतनी मेहनत आप लोग कर लेंगे। आपने 2 को अंदर मल्टीप्लाई करना है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, यानी कि 4 मल्टीप्लाई 3.5, ये पहला हो गया, प्लस विड्थ मल्टीप्लाई हाइट
यानी कि 3.5 मल्टीप्लाई 6 प्लस हाइट मल्टीप्लाई लेंथ यानी कि 6 मल्टीप्लाई 4। तो ये आपके पास सॉल्व होके आ जाएंगे। जब आप ये इनको सॉल्व कर लेंगे तो इनको आपस में कर लेना है जमा, और जमा करके 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। ये आपके पास सरफेस एरिया आ जाएगा कि क्यूबाइड का पूरा सारी सरफेसेस का एरिया कितना है। और जब आपके पास सरफेस एरिया आ जाएगा तो आप उसको इस कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। अली obtained the following percentage obtained नहीं, अली used the following percentage। अली ने अपना टाइम स्पेंड किया है, या स्पेंड किया या यूज कह लें, उसने अपना टाइम स्पेंड किया है 10%। उसने अपना टाइम दिया इस्लामियात को, 20% साइंस को, 20% इंग्लिश को, 20% मैथमेटिक्स को और 30% बाकी सब्जेक्ट्स को। तो हमने देखना है कि कितना एंगल बनेगा रिमेनिंग सब्जेक्ट का, इस 30% का कितना एंगल बनेगा पाई चार्ट में। अब ये जो आपका पाई चार्ट होता है ये पूरी एक रोटेशन होती है, यानी कि इसमें टोटल 360 डिग्री के एंगल्स होते हैं। अब आपने ढूंढना है रिमेनिंग सब्जेक्ट्स का, तो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स का जो पोर्शन बनता है वो बनता है 30%। तो 30% ऑफ टोटल परसेंट मल्टीप्लाई 360 डिग्री। तो जब आप ये करेंगे तो ये आपके पास ये 0 इससे कैंसिल, ये 0 इससे कैंसिल, 36 को 3 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास आंसर आ जाएगा 108 डिग्री। तो ये हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, और यहां पर हमारे पास इस टेस्ट का पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। आपने देखा होगा कि ये क्वेश्चंस आसान हैं। जिन कैंडिडेट्स ने हमारे पास तैयारी की है वो तो डेफिनेटली बता रहे हैं कि सर वही चीजें आ गई हैं जो आपने बताई थी। और हमें कैसे पता थी? हमने आपको किताबें पढ़ाई हैं, हमें पता था कौन सा सिलेबस आना है, कौन सी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको साथ साथ बताते गए, ये हाईलाइट करवाते गए कि ये वाली चीज ज्यादा कर लें। आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल पर हमारे वीडियो लेक्चर्स भी देखे होंगे। तो अब नेक्स्ट आप लोगों के लिए आ रहे हैं नेक्स्ट कुछ टेस्ट, लाइक CT का टेस्ट आ रहा है, नेक्स्ट आपका ईटा का कंप्यूटराइज्ड टेस्ट भी होना है। सिलेबस तो चेंज नहीं होगा, सिलेबस यही होगा, टेस्ट लेने का तरीकेकार चेंज होगा। तो उसकी भी आपने तैयारी करनी है। उसकी तैयारी के लिए भी आप लोग MK प्रिपरेशन के चैनल से राब्ता कर सकते हैं। राब्ता करने के लिए आप नंबर मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूं, या आप डिस्क्रिप्शन से नंबर उठा लीजिएगा। अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर राब्ता करेंगे, हम लोग आप लोगों को डिटेल में सारी की सारी रहनुमाई प्रोवाइड कर देंगे। अगर आप टेस्टिंग मटेरियल लेना चाहते हैं, अगर आप टेस्ट लेना चाहते हैं, हेल्पिंग मटेरियल लेना चाहते हैं, तो उस सिलसिले में भी आप लोग हमसे राब्ता कर सकते हैं। ये वही चीजें हैं जिनको अगर आप लोग क्लियर कर लें, अगर आप महीना 1.5 महीना पहले राब्ता करते तो आपका जितना भी स्कोर आया इससे मजीद बेहतर होता। लेकिन अगर आप नेक्स्ट टेस्ट की तैयारी करने जा रहे हैं, अगर आप ईटा बेस्ड कंप्यूटराइज्ड टेस्ट की तैयारी करने जा रहे हैं, तो अब भी ये हेल्पिंग मटेरियल, ये टेस्ट आप लोगों के बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। और ये मटेरियल लेने के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। बाकी के 2 पार्ट हम नेक्स्ट पोर्शन में शेयर करने जा रहे हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।